हॉल में उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को, विशेष तौर पे कायस्थम के अधिकारी, पदाधिकारी, इसके अलावा सभी छात्र, पेरेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। संजय जी ने बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में बोली हैं, स्पेशली जो मोटिवेशनल स्पीकर की बात बोली है। तो यहाँ मेरा उद्देश्य मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, यहाँ मेरा उद्देश्य है एज ए कैरियर काउंसलर बच्चों का मार्गदर्शन करना। सर्वप्रथम तो मैं सभी छात्रों को जो 10वीं और 12वीं के हैं और बहुत बढ़िया परसेंट लाए हैं, टॉपर हैं अलग अलग अपनी फील्ड में, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा। आप अपने लिए भी ताली बजा सकते हैं और अपने पेरेंट्स के लिए भी ताली बजा सकते हैं। देखिए, यहाँ मैं एक अपनी बात की शुरुआत आरंभ करूँगा एक बात से। जब ये प्रोग्राम का घोषणा हुई कायस्थम के कि टॉपर बच्चों का सम्मान करने वाले हैं, तो उस समय राजेश खरे जी दादा हैं, उनके साथ मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि 90% से ज़्यादा परसेंट वाले बच्चों के लिए, जो टॉपर बच्चे हैं, उनके लिए हम ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पहला प्रश्न पूछा, छूटते ही पहला प्रश्न बोला कि क्या 90% से ज़्यादा इतने बच्चे हमें मिल पाएंगे जिनका हम सम्मान कर पाएंगे? तो यहाँ मैं एक चीज़ स्वीकार कर रहा हूँ, जो राजेश खरे दादाजी का कॉन्फिडेंस है, उन्होंने कहा ये कायस्थों के बच्चे हैं और अगर ये परसेंट नहीं लाएंगे 90 से ऊपर तो कौन लाएगा। और उस समय मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं शायद उतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि शायद 90% से ऊपर के हमें इतने बच्चे मिल जाएंगे, 95% से ऊपर के बच्चे मिल जाएंगे, यहाँ तक कि 99% से ऊपर के भी बच्चे मौजूद हैं हमारे पास, और वो भी बड़ी संख्या में। तो मैं यहाँ स्वीकार करता हूँ कि मैं गलत था। उनका कॉन्फिडेंस और जो हमारी कायस्थ लेगेसी चल रही है कि हम लगातार पढ़ने में बेहतर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और निरंतर अच्छे परिणाम दे रहे हैं, यानी जो हमारी लेगेसी है वो बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। हमारे बच्चे बहुत बेहतर कर रहे हैं, सही कर रहे हैं और सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। यहाँ पे कौन है जो 99% वाला है? कोई है बच्चा अभी जो 99% जिसके आए हों? ओके, 2-3। और मैं सिर्फ शक्ल देखना चाहता था कि वो 99 वाले बच्चे होते कैसे हैं। तो आप लोग भी देखें कि ये जो 99% वाले बच्चे होते हैं ये ऐसे होते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने पेरेंट्स से कंपेयर करेंगे, अपने पेरेंट्स को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि इनमें से बहुत सारे आपके पेरेंट्स ऐसे होंगे जो गुड सेकंड डिवीज़न वाले हैं, जिनके ज़माने में 50 से 60% का भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता था कि अगर 50-52% मिल गए तो बहुत बड़ी चीज़ है, 55% से ऊपर मिल गए तो और बड़ी चीज़ है। तो मैं अपनी बात राजेश खरे दादाजी ने जो बताया और जो उनका कॉन्फिडेंस था उसके लिए अगेन धन्यवाद देता हूं, और मैं स्वीकार करता हूं कि मैं शायद उतना कॉन्फिडेंट नहीं था जितना वो थे और डे 1 से। तो इसके लिए एक बार राजेश खरे दादा के लिए तालियां आप बजा दीजिए। चलिए, अब चूँकि मुझे टाइम 10 मिनट का दिया गया है तो मैं आपको सीधे कैरियर काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधी बात करता हूँ कि आखिर कैरियर काउंसलिंग जो आप 10th और 12th में, विशेष तौर पे जो 10th में बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं, यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग और कैरियर सिलेक्शन, कैसे कैरियर काउंसलिंग की जाए, कैसे कैरियर सिलेक्शन किया जाए, इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। विशेष तौर पे कैरियर सिलेक्शन इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। 10वीं वाले बच्चे कितने हैं यहाँ पर? चलिए, काफ़ी बड़ी संख्या में है। तो इन बच्चों के लिए ही जो मैं अब अगली बात करने वाला हूँ वो इन्हीं बच्चों के लिए। देखिए, कैरियर सिलेक्शन भारत में जो अभी तक होता रहा है वो ट्रेडिशनल तरीका वही है कैरियर सिलेक्शन का, कैरियर सिलेक्शन बाय चॉइस और कैरियर सिलेक्शन बाय चांस। आप लोगों ने भी देखिए, आपके ज़माने से लेके इस ज़माने तक की बात करें या हम सोशल मीडिया के बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अब जो जिनकी मैं काउंसलिंग करता हूँ कि हमको सब पता है।
हमको व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी ने सारा सिखा दिया है, इस समय के बच्चे बहुत फॉरवर्ड हैं। लेकिन कैरियर सिलेक्शन आज भी हो रहा है कैरियर सिलेक्शन बाय चांस के ही माध्यम से। और होता क्या है कैरियर सिलेक्शन बाय चांस? कैरियर सिलेक्शन बाय चांस का अर्थ है कि बच्चा वो कैरियर आज भी सिलेक्ट कर रहा है जो उसके पेरेंट्स चाहते हैं, जो उस शहर में ग्लैमर कैरियर के रूप में है, उस शहर में जो बहुत सारे उसके दोस्त हैं, जो टीचर हैं, वो उसको सिलेक्ट करा रहे हैं। तो आज भी कैरियर सिलेक्शन बाय चांस ही हो रहा है, आज भी कैरियर सिलेक्शन बाय चॉइस नहीं हो रहा है। तो मेरा सजेशन है सभी, विशेष तौर पे जो 10th में बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं, कि कैरियर सिलेक्शन बाय चांस पर मत जाइए, कैरियर सिलेक्शन बाय चॉइस करिए। अब कैरियर सिलेक्शन बाय चॉइस की मैं बात कर रहा हूं, तो कैरियर सिलेक्शन बाय चॉइस आखिर है क्या और हम कैसे करेंगे? देखिए सर प्लीज़, सर प्लीज़ थोड़ा, क्योंकि देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैरियर सिलेक्शन बाय चॉइस, इसलिए ज़रूरी है सभी लोगों के लिए। और कैसे करेंगे ये जानना विशेष तौर पर पेरेंट्स के लिए। कैरियर सिलेक्शन बाय चॉइस होता है बच्चे का जो एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, स्किल सेट है, जो जिस पर्टिकुलर कैरियर के लिए सूट कर रहा है उस कैरियर का सिलेक्शन करना। और इसको करेंगे कैसे, इसको करने के क्या तरीके हैं? तो कैरियर सिलेक्शन बाय चॉइस करने के लिए सभी पेरेंट्स जो विशेष तौर पे 10वीं में इस समय बच्चे हैं, उनके लिए मेरा कहना है कि कैरियर सिलेक्शन बाय चॉइस करने के लिए आप सभी लोग कम से कम एक बार साइकोमेट्रिक टेस्ट जरूर दीजिए। कितने बच्चे हैं जिन्होंने अभी साइकोमेट्रिक टेस्ट दिया होगा? है कोई जिसने दिया है? एक। और इसके अलावा? तो देखिए बहुत सारे ऑनलाइन, ये मैं विशेष तौर पे पेरेंट्स से अनुरोध कर रहा हूँ कि साइकोमेट्रिक टेस्ट एक बार अपने बच्चे का जरूर दिलाइए। क्योंकि अगर ड्रॉबैक की बात करूं कि कैरियर सिलेक्शन बाय चॉइस आप नहीं करेंगे, साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं दिलाएंगे, तो उसका क्या नुकसान हो सकता है या होने वाला है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो साल भर में भारत में सुसाइड करते हैं इसलिए कि वो प्रेशर झेल नहीं पाते। आपको भी याद होगा परसों ही भोपाल में ही एक घटना हुई, एक IPS महोदय हैं, शायद उनकी बच्ची ने भी सुसाइड किया, सुना हुआ है? जी। क्यों किया? उसने एक ही लाइन लिखी, अभी तो खैर बहुत सारी उसमें खोजबीन होना है, पूछताछ होना है, लेकिन जो एक मोटी सी आउटलाइन है कि शायद वो जो माँ बाप का, पेरेंट्स का प्रेशर था, जो उसकी उम्मीदें थी, वो शायद पूरा करने में खुद को सक्षम नहीं पा रही। देखिए होता क्या है, जब पेरेंट्स, आज के स्मार्ट पेरेंट्स, अगर मैं उनकी बात करूं विशेष तौर पे, तो बहुत सारे पेरेंट्स, मैं बहुत सारी काउंसलिंग करता हूं स्कूल कॉलेज में, बहुत सारे पर्सनल काउंसलिंग भी करता हूं, तो बहुत से ऐसे मिलते हैं पेरेंट्स जो स्मार्ट पेरेंट्स हैं। वो कहते हैं कि हम कभी भी अपने बच्चे के ऊपर कोई भी कैरियर सिलेक्शन के लिए दबाव डालते ही नहीं हैं, हमने उसे फ्री छोड़ा हुआ है। आप में से ऐसे कितने पेरेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को फ्री छोड़ा हुआ है उसके कैरियर का सिलेक्शन करने के लिए? 99। अभी मैं वो भी क्लियर कर रहा हूँ, वो 99% भी क्लियर करता हूँ। सर का कहना है कि 99% हम आज के पेरेंट्स हैं जिनने अपने बच्चे को छोड़ा कि वो अपने कैरियर का सिलेक्शन करें। अब मैं जो अगली बात बोलने वाला हूँ उसके बाद आप अंदाज लगाइएगा कि वो 99% सही है या गलत है। जो आज के स्मार्ट पेरेंट्स हैं वो कहने को अपने बच्चे को कभी नहीं कहते कि इस कैरियर में जाओ या उस कैरियर में जाओ, लेकिन बचपन से उसके बैक ऑफ द माइंड में ये डालते रहते हैं कि फलाने शर्मा जी का बच्चा IIT में सेलेक्ट हो गया, उसके इतने % आए, उसकी ये जॉब लग गई, वो डॉक्टर बन गया, उसके ये पैकेज है, यहाँ शादी हो गई। अब कितने पेरेंट्स हैं जो ये बोलते हैं? इसको बोलते हैं कि बिना ना चाहते हुए भी आप अपने बच्चे के बैक ऑफ द माइंड में वो चीज़ डाल रहे हैं जो आप चाहते हैं। अब सर लगा आपको 99% है, ये नहीं है, है ना?
तो यही मेरा कहना है कि स्मार्ट पेरेंट्स बनने की ज़रूरत नहीं है, आप रियल पेरेंट्स बने, रियल परिस्थिति का एनालिसिस करें और बच्चे को एक्चुअली में सिर्फ एक काम करा दीजिए, उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट करा दीजिए। और साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए क्या करना है, बहुत सारी वेबसाइट हैं, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम या रिकमेंड नहीं करूँगा, आप जाइए ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए रजिस्टर्ड करिए। 500 से 1000 रुपये में साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, पौन घंटे का एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। उसमें बच्चे से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, सारी चीज़ें वो पूछेंगे और उसके बाद एक कैरियर काउंसलर, एक साइकोमेट्रिक काउंसलर उससे डिस्कशन करेगा और उसके बाद उसकी एक इंटरेस्टेड फील्ड की एक रिपोर्ट तैयार होगी और उस रिपोर्ट के आधार पे वो कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स को रिकमेंड करेंगे कि ये बच्चा, इसका टेक्निकल स्किल अच्छा है, किसी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, किसी का हो सकता है मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा हो, तो इस तरह से वो बहुत सारे फील्ड रिकमेंड कर देंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि जो फील्ड रिकमेंड की जाए केवल उन फील्ड में, उस तरह की फील्ड में ही बच्चे को जाने के लिए प्रेरित करें। ठीक है ना? तो कितने लोग हैं जो ये चीज़ करने के लिए तैयार? देखिए, आज ये राइट टाइम है, आपका बच्चा 10वीं में है, बिल्कुल सही टाइम है कि कैरियर का सिलेक्शन किया जाए और प्रॉपर तरीके से किया जाए। अच्छा, अब इसका एक परिणाम भी बताता हूँ कि जब बच्चे का सिलेक्शन, जब बच्चा अपने कैरियर का सिलेक्शन अपने इंटरेस्ट से नहीं करता तो उसका परिणाम आखिर होता क्या है? आप लोगों में से किसी ने ये सुना है शब्द जॉब इनसेटिस्फैक्शन? कि उस काम को करना, उस जॉब को करना जिसमें इंटरेस्ट ना हो, जिसमें रुचि ना हो। और आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि देश में कितने परसेंट लोग होंगे, चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे हो चाहे सरकारी जॉब कर रहे हो, जिन्हें जॉब इनसेटिस्फैक्शन है, यानी वो काम कर रहे हैं जो उनकी रुचि का नहीं है, जो उनके एटीट्यूड का नहीं है और जिसमें उनको रुचि नहीं है, और हर मंडे वो उस काम को करने के लिए जा रहे हैं कचौड़ी जैसा मुंह बना के जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो कितने परसेंट होंगे लोग? कोई अनुमान है? 5%, 10%, 25% जो जॉब इनसेटिस्फाई हैं देश में? कोई अनुमान? बच्चों, आप लोग कुछ बताओगे कितने लोग हैं जो जॉब इनसेटिस्फाई हैं? परसेंट बताइए। चलिए, तो आप लोग के शायद सर ने कहा छोटे में निपटा दो, तो मैं छोटे में निपटा के बड़ी बात बताता हूँ। 90% है देश में। देश में बहुत सारे जॉब पोर्टल हैं जिन्होंने समय समय पे सर्वे किया हुआ है और उस सर्वे के हिसाब से 90% देश में वो लोग हैं जो जॉब इनसेटिस्फाई हैं। वो काम कर रहे हैं वो जो करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे यहाँ सीधा सीधा एजुकेशन को जोड़ा गया है जॉब से, उसके इंटरेस्ट से नहीं जोड़ा गया, पैशन को प्रोफेशन से नहीं जोड़ा गया। ये सबसे बड़ी परेशानी है से। और जिस दिन हम उसके एक्चुअल स्टूडेंट के एक्चुअल इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और को हम जोड़ देंगे उसके इंटरेस्ट के साथ, तो वो निश्चित तौर पर रिजल्ट देगा। वो जो 10% लोग हैं जो अपने इंटरेस्ट का काम कर रहे हैं, वो 10% लोग ही रिजल्ट दे रहे हैं। वही लोग ऑफिस में ऐसे काम कर रहे हैं जिनका पॉजिटिव रिजल्ट निकल रहा है, जो डेवलपमेंट में योगदान दे रहे हैं। तो ध्यान रखने की चीज़ ये है कि हम बच्चों को उस फील्ड में जाने दें जहाँ पर उन्हें जॉब पैशन के साथ प्रोफेशन, उनके एटीट्यूड के साथ, स्किल सेट के साथ वो काम कर सकें। अब एक बात और, विशेष तौर पे जो बच्चे अब 10th 12th में आ गए हैं उनसे मैं एक बात और कहूँगा। आखिर आप लोग बहुत सारी बातें इन दिनों सुनते रहते होंगे एआई की, एआई का खतरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत खतरा है इस समय देश में। सुनते हैं? बहुत सारी नौकरियां जा रही हैं, ऐसा लगता है कि बहुत सी नौकरियां जा रही हैं, बहुत सी नौकरियां खतरे में हैं। आप जब 5 साल बाद कुछ भी ऐसी चीज़ करेंगे तो वो निश्चित तौर पे आपको एआई, तो यहाँ मैं आपको बहुत क्लियर तरीके से एक चीज़ बताता हूँ, एआई का खतरा रियल है।
पहली चीज़ तो इसे समझिए, एआई का खतरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा रियल है। ये कोई अब आर्टिफिशियल नहीं है, ये रियल खतरा है जो अब एक्चुअल में दिखने लगा है। आप बहुत सारे पेपर उठा के देख लीजिए, बहुत सारी न्यूज़ पोर्टल पे चले जाइए, आपको छटनी की, ले ऑफ की खबरें मिलेंगी। तो एआई के खतरे से निपटने के लिए आप आज से 5 साल बाद जॉब मार्केट के लिए तैयार होंगे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो एआई का खतरा सिंपल है, जिस तरह से लोहा लोहे को काटता है, एआई के खतरे से भी निपटने के लिए आपको एआई पर ही कमांड करना पड़ेगी, मास्टरी करना पड़ेगी, उससे रिलेटेड कोर्स और उससे रिलेटेड चीज़ों को सीखना पड़ेगा। ये मैं आज आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ, आप जब 5 साल के लिए, 5 साल बाद, 6 साल बाद जॉब मार्केट के लिए तैयार होंगे तो एआई बहुत एडवांस स्वरूप में सामने आ चुका होगा। अभी जब एआई का 10% भी सामने नहीं आया है और पूरी देश दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में नौकरियां जा रही हैं, तो उस समय अगर आप उसके लिए तैयार नहीं होंगे तो ये रियल प्रॉब्लम आपके सामने आने वाली है। तो अभी से थोड़े थोड़े एआई के कोर्स शुरू कर दीजिए, साइड बाय साइड। आपका काम कुछ भी हो सकता है, आपका कोर्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन एआई के लिए तैयारी करिए। ये सभी के लिए कह रहा हूँ मैं, सभी बच्चे एआई की तैयारी के लिए अभी से स्टार्ट करने, कुछ साइड बाय साइड कोर्स आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट जो मेरी बात, देखिए मैं सारे जो सेंटर रखना चाहता हूँ वो अभी सिर्फ बच्चों पर केंद्रित है। 10-12 के बच्चे भविष्य में क्या करें, क्या कैरियर सिलेक्शन करें, किस तरह से करें। देखिए, एक बार आपने साइकोमेट्रिक टेस्ट कर लिया, उसमें आपके लिए इंटरेस्टेड फील्ड सामने आ गई कि ये आपकी फील्ड है जो जिसमें आपको इंटरेस्ट लेना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग फील्ड का सिलेक्शन करिए। और फील्ड का सिलेक्शन करने के बाद अगली बात बहुत ध्यान से सुने, फील्ड का एक बार सिलेक्शन हो गया, आपके कोर्स का सिलेक्शन हो गया, तो फिर आपको नेक्स्ट 6 ईयर के लिए लेना है स्टडी अज्ञातवास। ये वर्ड सुना है कभी? अज्ञातवास तो सुना होगा, स्टडी अज्ञातवास शायद इतना पॉपुलर तरीके से या इतना आप लोगों ने सुना नहीं होगा। देखिए, स्टडी अज्ञातवास का अर्थ होता है फिर अपने आप को आपको अगले 6 साल के लिए जॉब के लिए, अपने पर्टिकुलर कोर्स के लिए, जो आपका डीम डिज़ायर जॉब है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी करने के लिए झोंक देना, पूरी तरह से समर्पित कर देना। और उसका अर्थ यह है, सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस स्टडी अज्ञातवास का जो पार्ट है वो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल। ये अभी टॉपर लोगों में से कितने बच्चे हैं जो सोशल मीडिया में हैं? बाकी जो हैं असली बताएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सोशल मीडिया, और उसके बाद भी टॉपर आए। तो यहाँ सभी के लिए मेरे 2 सजेशन हैं। सोशल मीडिया में होना बेकार नहीं है, सोशल मीडिया में आप हो सकते हैं, लेकिन किसी भी टेक्नोलॉजी का सही ढंग से इस्तेमाल करना इम्पॉर्टेंट है। मेरा पहला सजेशन है, जो 10th 12th में है इस समय बच्चे, कोशिश करें कि या तो आप सोशल मीडिया में ना ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि आपके लिए अभी फ़िलहाल बहुत उपयोगी वो है, या अगर आपको होना भी है सोशल मीडिया में तो उसमें सोशल मीडिया डिसिप्लिन पैदा करिए। और सोशल मीडिया डिसिप्लिन का अर्थ है कि आपको इस समय केवल एक टाइम टेबल डिसाइड करना है कि मुझे सुबह 5 मिनट 10 मिनट या दोपहर में 5 मिनट 10 मिनट या शाम को 5 मिनट 10 मिनट ही उसका इस्तेमाल करना है, बस। रील्स, चाहे वो फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, रील्स नहीं देखना है। ये डिसिप्लिन, ये आदत आप अभी से डालिए। और जो 6 साल का अगला प्लान है, जो मैंने स्टडी अज्ञातवास बोला है, उसका नेक्स्ट स्टेप है 6 ईयर वर्सेस 60 ईयर। 6 साल अगर आपने डिसिप्लिन से पढ़ाई कर ली, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर ली, तो आप मान के चलिए अगले 60 साल आपके सुरक्षित हैं, कंप्लीटली सुरक्षित हैं। सिर्फ वो 6 साल आपको थोड़ा सा कट ऑफ होना है, थोड़ा सोशल मीडिया से दूरी रखना है, थोड़ा प्रोग्रामों से दूरी रखना है, फंक्शन, फ्रेंड सर्किल, इन सबको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा अगले 60 साल। देखिए, यहाँ मैं एक और सच्चाई बताऊँ इस देश की, एक और सच्चाई बताऊँ देश की,
भारत जैसे देश में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। वो सच्चाई शायद अभी आपको, चूँकि आप टॉपर हैं, बहुत ज़्यादा आप अभी कंपटीशन में आए नहीं, मुकाबले में आए नहीं, तो आपको पता नहीं चली। मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। भारत में एक यूपीएससी परीक्षा होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, जिससे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस वगैरह बनते हैं। 1000 पोस्ट एडवर्टाइज होती हैं हर साल, और उसे देने वाले पूरे देश में होते हैं 12 लाख लोग, और 1000 पोस्ट होती हैं केवल। उस 1000 लोगों में, 12 लाख लोगों से उस 1000 लोगों में आप कैसे आएंगे? यानी आपको टॉप 1% में आना पड़ेगा, और उसको आने के लिए आपको अपनी तैयारी, अपना जो स्ट्रेंथ है उसे 100% देना होगा। चाहे छोटे एग्ज़ाम की बात करो इस देश में, चाहे बड़े एग्ज़ाम की बात करो। और एक मज़ेदार बात और आप लोगों ने सुनी भी होगी, मध्य प्रदेश सरकार ने प्यून की जॉब निकाली थी, प्यून की, जिसमें रिक्वायरमेंट थी 8वीं पास और एक साइकिल होना। कितनी आई उसके लिए? करीब 1900 या 150 प्यून की भर्ती थी। कितनी एप्लीकेशन आई? 6 लाख। मैटर ये नहीं है 6 लाख एप्लीकेशन आई, मैटर ये था उसमें पीएचडी भी थे, डॉक्टर भी थे, डॉक्टर मतलब पीएचडी वाले डॉक्टर, इंजीनियर भी थे उसमें शामिल। ये हालत थी। सरकार को जो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे बदलना पड़ा। वहाँ सिर्फ ये था कि साइकिल चाहिए है और 8वीं पास। बाद में कैटेगराइज किया गया प्यून की जॉब के लिए कि पीएचडी वाले का अलग इंटरव्यू होगा, फिर जो इंजीनियर वाले हैं उनका अलग इंटरव्यू होगा, और उनके लिए एंट्रेंस भी ले सकते हैं। तो आप उस देश में रह रहे हैं जहां पर कंपटीशन से आप बच नहीं सकते, और आप उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिनके माइंडसेट में ही जॉब को डाला गया है कि पढ़ना है और जॉब करना है। हालांकि अब बात अलग है, पिछले 4-5 साल में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो परिवार हैं वो बिजनेस में भी आ गए हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं और धीरे धीरे डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी संख्या बहुत सीमित है। अभी भी संख्या हमारे यहाँ बिजनेस माइंडसेट सीमित है, अभी भी जॉब को ही प्रेफरेंस दी जाती है। तो आप लोगों को भी मेरा कहना है कि हम उस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ जॉब को प्रायोरिटी दे रहे हैं। हम उस कम्युनिटी से हैं जहाँ हमारे पेरेंट्स 4 पीढ़ी में सारे जॉब कर रहे हैं। तो वो माइंड सेट से भी निकलना आपके लिए ज़रूरी है, उससे भी निकलिए। और जो कंपटीशन एग्ज़ाम में देना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी फोकस के साथ तैयारी करें। और लास्ट, क्योंकि अब बच्चों के साथ पेरेंट्स का भी धैर्य बड़ा लिमिटेड सा रहता है देश में, तो लास्ट चीज़ों पे बात करते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़। देखिए, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, 10वीं और 12वीं के बच्चों को स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे आप, चाहे आप पढ़ाई करेंगे, बार बार मोटिवेशन आपका ख़त्म होगा, डीमोटिवेशन होगा। बार बार आपको लगेगा कि यार अभी ये हमसे होगा नहीं, हमारे बस का नहीं। तो उस स्थिति में क्या करें, कैसे करें? तो ये मेरे लास्ट टिप्स है आपके लिए, सभी बच्चों के लिए। कैसे हम वापस आ सकते हैं, कैसे हम मोटिवेशन बना सकते हैं, कैसे हम फोकस बना सकते हैं, तो उसके 3-4 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप जब भी पढ़ाई करते हैं उसके छोटे छोटे इंटरवल में पढ़ाई करिए। नंबर 1, 45 मिनट से 50 मिनट का 1 सिटिंग करिए, 5 मिनट का ब्रेक करिए। एक सिंपल सा प्रोसेस। नंबर 2, जो उस 5 मिनट का आप ब्रेक कर रहे हैं, उस ब्रेक में आपको जो इंटरेस्ट की चीज़ होती है, यहाँ मैं रील देखने को नहीं बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट की चीज़ में आप चाहें तो वो जो गाना होता है कोई आपके फेवरेट, वो देख सकते हैं। और हर 10 से 15 दिन में आपको मोटिवेशनल स्टोरी और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ सर्वाइवल स्टोरीज़ वाली फिल्म ज़रूर देखना है। किसी ने आज तक, आप बच्चों में से किसी ने देखी सर्वाइवल फिल्म्स, बचाव वाली, कि कहीं मुश्किल में पड़ गया कोई व्यक्ति, बहुत परेशानी में है, फिर उसने बहुत मेहनत से बचने की कोशिश करी और बचाव किया? तो मेरा सबको सजेशन है कि आप लोग सर्वाइवल फिल्म्स ज़रूर देखिए कि कैसे मुश्किल में, परेशानियों में, तकलीफ़ों में जब लोग रहते हैं वो किस तरह से बचने की कोशिश करते हैं। वो आपको बहुत मोटिवेशन देगा। प्लस बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं जो यूट्यूब में हैं, विशेष तौर पर टैक्स जो होता है, टैक्स स्टोरीज़ जो होती हैं, आप उनको देखिए।
उससे भी बहुत सारा मोटिवेशन आपको मिलेगा कि कैसे लोग लाइफ में संघर्ष करते हैं, 0 से 10 पे पहुंचते हैं, 15 पहुंचते हैं, 50 पहुंचते हैं, फिर 0 पे आते हैं, बार बार सर्वाइव करते हैं। तो सर्वाइवल स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरीज, इनको रेगुलर देखना शुरू करिए। प्लस एक चीज़ और, विशेष तौर पर मैं टॉपर्स की बात कर रहा हूँ। जो टॉपर्स होते हैं उनका माइंडसेट थोड़ा अलग होता है। उनको ऐसा लगता है वो शुरू से टॉपर हैं, अभी उनने स्ट्रगल देखा नहीं है, और उनको पड़ोस, पेरेंट्स, स्कूल, टीचर हमेशा ऊपर उठाए रहते हैं, थोड़ा सा ऊपर रखते हैं ज़मीन से कि ये हमारे टॉपर हैं। तो मेरा सजेशन है सभी टॉपर्स को, आप ज़मीन पर रहिएगा। जो हार्श रियलिटी हैं कंपटीशन की तैयारी की, आगे आने वाले समय की आपकी जो कॉलेज स्कूल की आप तैयारी करेंगे, वो निश्चित तौर पे आपको कभी ना कभी प्रॉब्लम में डालेगी। ये एक प्रोसेस है लाइफ में, देखिए अप्स एंड डाउन प्रोसेस है। अभी तक आपने वो अप्स एंड डाउन शायद फेस नहीं किए हैं क्योंकि आपकी लाइफ डिसिप्लिन है, अच्छी है, पेरेंट्स अच्छे हैं जिन्होंने फोकस और डिसिप्लिन रखा है, तो वो बना के रखिए। ठीक है। इसमें 10वीं में सबसे ज़्यादा परसेंट 99 किसी के हैं? 99% आपके आए। ये सिर्फ मुझे 2 चीज़ें बताएं, पर डे कितना पढ़ते थे? पर डे कितना पढ़ते थे? 3 से 4 घंटे। और हाँ, कि 99% वाले 10वीं के बच्चे ऐसे हो सकते हैं, ये ऐसा 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे। ओके, कोई टारगेट बनाए थे रोज के? चल, मेरा आपको सभी लोगों को बहुत क्लियर कहना है, सभी बच्चों को स्पेशली, पर डे के टाइम के घंटे बनाने की जगह सिर्फ टारगेट बनाइए। रोज आपको अच्छा, और जम्मू से यहाँ से कौन आए? 12th वाले जम्मू। ओके, आप खड़े हो, आपके लिए विशेष तौर पे, चूँकि आप जम्मू से आए हो और 12th में 99% है, तो पहले तो शक्ल देखें सब और ताली बजाती है। चलो, आप बेटा कितना पढ़ते थे पर डे? बस इतने में 99 आ गए? तो मुझे ये बताओ, वो बाकी 1% किस में कटा है? वो क्या टीचर की किताब वो चेक करने की गलती है क्या? है? वो गलती नहीं है। ओके, चलो। तो हमारे चीफ गेस्ट हैं जो मनोज श्रीवास्तव सर, वो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मैं आप वैसे भी एंड कर रहा था, लास्ट में मैं 2-3 चीज़ें और बोल के अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी के लिए, सभी जो 10th और 12th में हैं, उनके लिए मेरा बहुत सिंपल तरीके से कहना है कि अपनी तैयारी को टारगेटेड बनाइए। पर डे के घंटे मत काउंट करिए, सिर्फ टारगेट बना के चलिए। छोटा सा टारगेट बनाइए, उसे अचीव करिए। नंबर 2, बस लास्ट ही बोलो। और लास्ट चीज़, जो आप नोट्स बनाएं, छोटे पॉइंटर सिंपल बनाइए। और लास्ट, रिवीजन प्लस करिए, रिवीजन प्लस करिए। ये सब चीज़ें आप करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। मुझे 10 मिनट दिए गए थे, मैंने थोड़ा ज़्यादा बोला, आप लोग को परेशानी भी हुई इससे। उम्मीद है कि कुछ चीज़ें शायद समझ में आई होंगी। विशेष तौर पर मेरा टारगेट तो पेरेंट्स रहते हैं हमेशा, बच्चों को तो कुछ पता नहीं होता। थैंक यू। साथियों, प्रसन्नता का विषय है कि हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री मनोज श्रीवास्तव जी, IAS आयुक्त, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। उनका आपकी कर्तव्य ध्वनि से जोरदार स्वागत। मनोज जी के बारे में जब कोई बात करते हैं तो चंद शब्दों में उनके बारे में बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि वो एक विचारक हैं, चिंतक